हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल सेशन। तो आज के क्लास में हम शुरू करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसमें हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे सिग्नल को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट किया जाता है, क्या मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, फिर उसके बाद इसको रिसीव कैसे करते हैं, उसके बाद इसमें नॉइज का क्या इशू आता है, फिर पावर का क्या इशू आता है। हम सब कुछ इसमें 1 to 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको हम डिस्कस करें उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ सिग्नल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट सिग्नल, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अपना डिस्कशन शुरू करते हैं यहाँ से कि डिस्क्रीट सिग्नल और कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। क्योंकि अगर हम एनालॉग जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है हमारा, वो बेसिकली एनालॉग कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये बेसिकली हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो आज फर्स्ट क्लास है, इसीलिए इसमें हम एनालॉग कम्युनिकेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे और कल से जो हमारा एक्चुअल डिस्कशन शुरू होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। लेकिन आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक बेस तैयार करके देगा एनालॉग कम्युनिकेशन को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल क्या है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस सिग्नल क्या है, फिर स्विच कर जाएंगे एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। ताकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, तब तक एनालॉग कम्युनिकेशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो डिस्क्रीट सिग्नल और कंटिन्यूअस सिग्नल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका विद रेस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड। अब हम इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए कोई भी सिग्नल है हमारे पास जो कि टाइम का फंक्शन है। अगर ये टाइम के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, यानी कि अगर यहाँ इसकी वैल्यू मान लेते हैं कुछ ये है, अब इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कुछ हो ये है, मतलब यहाँ से यहाँ के लिए ये डिफाइन ही नहीं है। फिर आगे किसी पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू कुछ और है, इस पॉइंट के लिए वैल्यू कुछ और है, इस पॉइंट पे वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, लेकिन इन बिटवीन इन पॉइंट्स पे इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरीके से इस तरफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि सिग्नल हैज, या यूं लिखे, सिग्नल इज नॉट डिफाइंड फॉर इंटायर वैल्यूज ऑफ टाइम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। एम्पलीट्यूड से हमें मतलब नहीं है एम्पलीट्यूड कैसा है नहीं है, हमें बस ये देखना है कि क्या पूरे टाइम के लिए डिफाइंड है। अगर पूरे टाइम के लिए डिफाइंड है, पूरे टाइम के लिए नहीं भी तो एक इंटरवल में कम से कम पूरे टाइम के लिए डिफाइंड होना चाहिए। अगर ये वैसे नहीं है, ये एक पॉइंट पे है, फिर किसी एक रेंज के लिए उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, फिर एक पॉइंट पे है, फिर एक रेंज के लिए डिफाइन नहीं है, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्यों टाइम से रिलेटेड है, क्योंकि हम डिस्क्रीट सिग्नल पहचानने के लिए कौन सा एक्सिस देखते हैं, टाइम एक्सिस देखते हैं, हमें एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं। उसी तरीके से जो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है वो क्या होता है कि एक इंटरवल में पूरे टाइम के लिए डिफाइंड होता है। यानी मान लीजिए कुछ सिग्नल हमारा ऐसा है, अब आपको दिख रहा होगा कि इस टाइम से इस टाइम तक ये जो सिग्नल है वो क्या है, पूरे टाइम के लिए डिफाइंड है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि
सिग्नल इज डिफाइंड फॉर ए रेंज ऑफ टाइम। टाइम के एक रेंज के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है। ये अलग अलग पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। एक कंटिन्यूअसली इसमें जो टाइम होता है वो कंटिन्यूअस होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है और कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है, और क्यों ये जो एनालिसिस है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपको पता है क्या होता है, जो सिग्नल का वैल्यू होता है, यानी जिसको हम वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ ऐसा सिग्नल है हमारे पास, ठीक, कुछ भी ऐसा है, ठीक, कुछ भी ऐसा है हमारे पास एक सिग्नल है। अब यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए अगर ये हमारे पास कुछ भी है, मान लेते हैं 3 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि -3 से लेकर 2 के बीच क्या एम्पलीट्यूड कोई भी वैल्यू कंटेन कर सकता है? क्या जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है वो इसके बीच कुछ भी हो सकता है? तो आपका आंसर होगा यस। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो xt है इज कंटिन्यूअस इन एम्पलीट्यूड। किसमें है कंटिन्यूअस? इन एम्पलीट्यूड फ्रॉम -3 to 2। यानी कि जब सिग्नल y एक्सिस में, यानी जो एम्पलीट्यूड एक्सिस है उसमें अगर कंटिन्यूअस हो जाए, मतलब एक हमारे पास जो रेंज है एम्पलीट्यूड का उसके बीच अगर वो कंटिन्यूअस कुछ भी वैल्यू ले रहा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक अगर कन्फ्यूजन आपको आएगा थोड़ा सा, और अगर मान लीजिए कि एक हम ये सिग्नल लेते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1.5 है, ये वैल्यूज हैं इन पे। यहाँ पे 1.25 है, ऐसे ही 0.75 है, ऐसे ही 0.66 है, मतलब कुछ भी है, 0.33 है, 0.85 है, 0. यहाँ पे 95 है, ऐसा बहुत सारा पॉसिबल है। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, क्या ये सिग्नल डिस्क्रीट है? आप बोलेंगे बिल्कुल डिस्क्रीट है। क्यों? क्योंकि हमें टाइम एक्सिस को देखना है। आपको दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, एक अलग अलग पॉइंट पे सिग्नल डिफाइंड है, तो इसीलिए डिस्क्रीट हो गया। अब सवाल आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये एनालॉग है या डिजिटल है, तो हो सकता है कि एक बार में आपको ये डिजिटल दिखे। आपको ये लग सकता है कि यहाँ पे भी तो डिस्क्रीट वैल्यू आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1.5, 1.25, लेकिन असल में ये सिग्नल कैसा है, एनालॉग सिग्नल है। और इसको आप बिल्कुल अगर बेसिक से सोचे तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एनालॉग सिग्नल को हमने क्या डिफाइन किया, एक ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूअस है इन एम्पलीट्यूड। हमें टाइम एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, हमें बस किसको चेक करना है, एम्पलीट्यूड को। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एम्पलीट्यूड में कैसा है, कंटिन्यूअस है। इसकी मिनिमम वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 0 और मैक्सिमम 2। अब 0 से 2 के बीच ये कुछ भी वैल्यू ले रहा है। यहाँ तो हमने अभी थोड़ा दिखाया है, हो सकता है आगे 0.35 भी है, 0.25 भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 0 से 2 के बीच ये कुछ भी वैल्यू ले रहा है। और अगर कुछ भी वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कंटिन्यूअस हुआ। कंटिन्यूअस का मतलब यही तो होता है कि किसी एक डिफाइंड इंटरवल के लिए वो सारे वैल्यू को ले। तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारे पास एनालॉग सिग्नल हो गया। जब हम PCM पढ़ेंगे, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, तो वहाँ पे भी थोड़ा आपको ये कन्फ्यूजन आएगा। तो वहाँ पे मैं आपको फिर से क्या करूँगा, रिकॉल कराऊँगा, तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ये कैसे एनालॉग सिग्नल है।
तो आई थिंक अभी के लिए आपको एक मोटा मोटी एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो इतना जरूर समझ में आया होगा कि डिस्क्रीट सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल, एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस होता है। डिस्क्रीट सिग्नल और कंटिन्यूअस सिग्नल जो कॉन्सेप्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और जो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल है वो विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड है। अगर एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअस हुआ तो एनालॉग सिग्नल, और एम्पलीट्यूड अगर डिस्क्रीट हुआ तो डिजिटल सिग्नल। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिग्नल है ये, फिर ऐसे भी है इधर। अब बताइए ये सिग्नल क्या है? टाइम एक्सिस में आपको क्या दिख रहा है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सिग्नल है, बिल्कुल है, क्योंकि हर एक टाइम के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में देखिए पूरे टाइम के लिए क्या है, ये डिफाइंड है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, कंटिन्यूअस। अब एम्पलीट्यूड देखें तो ये सिर्फ दो ही वैल्यू को ऑब्टेन कर रहा है। मान लेते हैं अगर ये 2 वोल्ट है तो या तो 2 नहीं तो 0, या तो 2 और 0। ये सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू को ही क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। यहाँ पे एक और वार्निंग है आपके लिए कि अक्सर लोग डिजिटल सिग्नल को 0101 से कंफ्यूज करते हैं कि अगर हम बाइनरी में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी को डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये इनकोडिंग इसको बोलते हैं। ये जब हम डिजिटल पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस आप ये जान लीजिए कि डिजिटल सिग्नल का मतलब 0101 नहीं होता है। डिजिटल सिग्नल का मतलब होता है एम्पलीट्यूड में वो डिस्क्रीट है, मतलब वो कुछ भी वैल्यू नहीं ले रहा है, एक फिक्स सेट ऑफ वैल्यू को ले रहा है। जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 वोल्ट को या 0 वोल्ट को ले रहा है, और यहाँ पे आपको देखिए कि -3 से 2 के बीच कुछ भी ले रहा है। यहाँ पे अभी देखेंगे तो 0 से 2 के बीच कुछ भी ले रहा है। तो अगर एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूअस है तो एनालॉग सिग्नल, टाइम में अगर कंटिन्यूअस है और एम्पलीट्यूड में अगर डिस्क्रीट है तो डिजिटल, और उसी तरीके से अगर टाइम एक्सिस को हम देखेंगे तो कंटिन्यूअस सिग्नल उनको बोलते हैं जो एक टाइम में टाइम इंटरवल के लिए कंटिन्यूअस हो, और डिस्क्रीट जो कि एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफाइंड हो, पूरे टाइम के लिए डिफाइंड ना हो। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि जो बेसिक सिग्नल्स है वो कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो हमें पढ़ना है एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एनालॉग कम्युनिकेशन में, एनालॉग कम्युनिकेशन, तो एनालॉग कम्युनिकेशन में जो मैसेज सिग्नल होगा, जो भी हमारे पास मैसेज सिग्नल होगा, जिनको इन जनरल हम किससे डिनोट करते हैं, एमटी से, वो हमारा कैसा होगा, एनालॉग होगा, ठीक है। वो कैसा सिग्नल होगा, एनालॉग सिग्नल होगा। एनालॉग सिग्नल है, इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड में वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लेके देखते हैं मैसेज सिग्नल के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मैसेज को ही हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, और फिर रिसीवर एंड पे इसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और फिर हमारा क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हमारा मैसेज एक जगह से दूसरे जगह चला गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, मैसेज। तो इसीलिए हम इस मैसेज को समझते हैं कि एनालॉग कम्युनिकेशन में ये मैसेज कैसा होगा। तो एक तो हो गया कि ये एनालॉग होगा। दूसरा जो होगा ये बेस बैंड सिग्नल होता है। ये कैसा होता है, बेस बैंड सिग्नल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम ये समझते हैं कि बेस बैंड का मतलब क्या होगा। बेस बैंड का मतलब होता है कि जो सिग्नल है इज डिफाइंड फॉर लोअर फ्रीक्वेंसीज। आपने शायद सिग्नल पढ़ा होगा, तो सिग्नल में आपको पता होगा कि हम किसी भी सिग्नल को दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, एक टाइम डोमेन में और दूसरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे तो जो हमारा सिग्नल होगा वो कैसा दिखेगा कि सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसीज़ के लिए ही वो डिफाइंड है, यानी हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे वो क्या है, उसकी वैल्यू 0 होगी। यानी कि अगर मान लेते हैं एमटी का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारा एमएफ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एमएफ होगा वो 0 होगा फॉर फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन बी।
यानी b कोई फ्रीक्वेंसी है, उससे अगर बड़ा होगा तो जो हमारे पास इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी कि कुछ ऐसा। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे क्या है हमारा मैसेज है। तो आपको दिख रहा होगा कि जब b के हम बाहर जा रहे हैं यानी हायर फ्रीक्वेंसीज की ओर जा रहे हैं तो मैसेज क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, यानी कि ये मैसेज जो क्या है लोअर फ्रीक्वेंसीज पे ही डिफाइंड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेस बैंड सिग्नल क्या होता है। बेस बैंड सिग्नल वैसे सिग्नल्स होते हैं जो कि लोअर फ्रीक्वेंसीज पे ही डिफाइंड होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बैंडविड्थ की। अब देखिए बैंडविड्थ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अचानक से आपको क्लियर नहीं हो जाएगा। डे वन से अगर आप चाहेंगे कि बैंडविड्थ को आप फील करने लग जाए तो ये बिल्कुल नहीं होगा आपसे, और इस कोशिश में आप अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट करेंगे। तो जब आप धीरे धीरे कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे फील होना शुरू हो जाएगा कि बैंडविड्थ का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या होता है। लेकिन फॉर द स्टार्ट थोड़ा सा मैं इसके बारे में रिव्यू दूंगा कि कौन सा चीज़ इसके बारे में अगर आप दिमाग में रखेंगे तो फिर कम्युनिकेशन को पढ़ना और विजुलाइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टेक्निकल डिफिनीशन देखते हैं बैंडविड्थ का क्या होता है। तो जो बैंडविड्थ का टेक्निकल डिफिनीशन वो होता है हायर फ्रीक्वेंसी माइनस, और हाईएस्ट आप बोलिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेंज को दिखा रहा है। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है कि कोई भी सिग्नल है वो किस फ्रीक्वेंसी के रेंज में फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम सिर्फ कंसीडर करते हैं बैंडविड्थ निकालने के लिए पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर करते हैं, इसमें हम निगेटिव फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए इस सिग्नल का बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है b, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तो -b है, लेकिन हम सिर्फ किसको कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पे लोएस्ट कितना होगा, 0। ठीक है, तो इसका बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, b हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हो गया बैंडविड्थ। अब हम समझते हैं कि बैंडविड्थ का क्या मतलब है। ठीक है, बैंडविड्थ का कम्युनिकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और जितना कुछ भी हम डिस्कस करेंगे वो घूम फिर के आगे देखिएगा आप कि बैंडविड्थ के ही इर्द गिर्द हमारा स्टोरी घूमेगा। तो बैंडविड्थ को हम ऐसे समझ सकते हैं स्पेस। ठीक है, जैसे आप कहाँ पे रहते हैं, आप घर पे रहते हैं, या फिर अगर आप सिटीज़ में जाते हैं या किसी दूसरे जगह पे जाते हैं घर से बाहर, तो आपको रहने के लिए फिर से स्पेस चाहिए, तो आप स्पेस को क्या करते हैं, हायर करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से सिग्नल को रखने के लिए कुछ स्पेस चाहिए। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह भेजना चाहते हैं तो आप ऐसे तो नहीं कैसे भी भेज देंगे, उसको कहीं ना कहीं रख के भेजना पड़ेगा। तो वो जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं बैंडविड्थ। बस मोटा मोटी आप इतना समझिए तो फिर सारा कम्युनिकेशन समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जो बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है, स्पेस होता है। या फिर ऐसे समझे कि ये कोई भी कैरियर है। ठीक है, ये एक ट्रक है जो सिग्नल को क्या करता है, ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह। हमारा सिग्नल यहाँ पे है और इस सिग्नल को यहाँ पे हमें ले जाना है। हम एक्चुअली यही तो करते हैं, हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और यहाँ पे रिसीव किया जाता है। तो उसको हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं, तो मान लीजिए उसको ले जाने के लिए हमारे पास ट्रक है। जब हम आगे कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रक कितने टाइप का हो सकता है और क्या क्या होता है और कैसे हम इसको भेजते हैं। तो आप सिग्नल को इस ट्रक में कहीं ना कहीं तो रखेंगे, तो जो सिग्नल स्पेस कवर कर रहा है ये, उसी को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। उसी का मतलब होता है बैंडविड्थ। ठीक है, और ये बैंडविड्थ इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आप कहीं भी किसी भी अगर ट्रक में अपना अगर कुछ स्पेस लेंगे सामान को भेजने के लिए, तो वो ट्रक वाला आपसे कुछ पैसे भी लेगा। तो इसीलिए जो मनी भी होता है हमारा, जो कॉस्ट आता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने का, वो सीधा रिलेशन होता है उसका बैंडविड्थ से। बैंडविड्थ से भी होता है और पावर से भी होता है। ये दो चीज़ होते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में। तो अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि बैंडविड्थ कैसे पैसे से कैसे लेना देना होता है बैंडविड्थ का, और फिर बैंडविड्थ का क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा।
अब हम यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं चैनल बैंडविड्थ का, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। अब देखिए चैनल बैंडविड्थ क्या होता है। चैनल बैंडविड्थ का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ चैनल, या यूँ बोले ट्रक। जो ये ट्रक है, चैनल क्या होता है, चैनल कम्युनिकेशन में एक ट्रक होता है जो सिग्नल को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। यानी जिस चीज़ में हम सिग्नल को भेजते हैं उसी को क्या बोलते हैं, चैनल। और यहाँ पे हम किस में भेज रहे हैं, ट्रक में। तो ये क्या हो गया, ट्रक को हम क्या बोलते हैं, चैनल। अब जो कैपेसिटी होगा ट्रक का, मतलब ट्रक कितना स्पेस प्रोवाइड कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ चैनल। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं चैनल बैंडविड्थ। यानी अगर मान लेते हैं कोई चैनल है वो 20 हर्ज बैंडविड्थ अगर प्रोवाइड करता है, तो क्या आप किसी उस सिग्नल को भेज सकते हैं जिसका बैंडविड्थ 30 हर्ज हो? आप कभी नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर ट्रक का साइज ये है तो इससे इतना बड़ा या इससे छोटा सामान ही इसमें आप इसमें भेज सकते हैं। ट्रक के दोगुने साइज को आप इसमें नहीं भेज सकते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। इसलिए मैंने बोला कि जो बैंडविड्थ होता है वो स्पेस होता है। बस ये कीवर्ड अगर आप दिमाग में रख लेंगे तो इसको फिर विजुअलाइज कर पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो चैनल बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है, जो चैनल का कैपेसिटी होता है वो कितने बैंडविड्थ तक के सिग्नल को ले जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चैनल बैंडविड्थ। फिर सिग्नल का बैंडविड्थ क्या होता है वो हमने यहाँ पे निकालना सीख लिया। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि चैनल का बैंडविड्थ बड़ा होना चाहिए या सिग्नल का बैंडविड्थ? तो आई होप आप अब क्लियर आंसर दे पा रहे होंगे कि जो हमारा चैनल है उसका बैंडविड्थ ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इतना सा था बेसिक सा डिफिनीसन। हम मैसेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला था कि ये क्या होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये क्या होता है, हमारा बेसबैंड सिग्नल होता है। ठीक है, और फिर इसको डिस्कस करते करते हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस कर लिया कि बैंडविड्थ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको शायद बहुत लोग ध्यान में नहीं रखते, ठीक है, और इसी वजह से कम्युनिकेशन को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। जो भी मैसेज सिग्नल होगा हमारे पास वो पावर सिग्नल होगा। आपने सिग्नल में पढ़ा होगा कि सिग्नल कितने टाइप का होता है। जो भी हमारे पास सिग्नल होता है वो या तो एनर्जी सिग्नल होगा, ठीक है, अगर एनर्जी नहीं हुआ तो वो क्या होगा, पावर होगा, या फिर नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल होगा। यह आपने पढ़ा होगा। जब एनर्जी सिग्नल जो होता है उसका पावर कितना होता है, 0, और पावर सिग्नल का एनर्जी कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इसी तरीके से जो भी मैसेज सिग्नल होता है हमारे पास वो क्या होता है, पावर सिग्नल होता है, और इसका एनर्जी कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो मैसेज सिग्नल या जो बेसबैंड सिग्नल है उसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। पहला वो एनालॉग सिग्नल होगा, दूसरा बेसबैंड सिग्नल होगा, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसीज पे ही वो वैलिड होगा, यानी लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए ही वो डिफाइंड होगा, हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए वो डिफाइंड नहीं होगा। और ये क्या होता है, पावर सिग्नल होता है। ठीक है, और पावर सिग्नल है तो इसका हम पावर कैसे निकालते हैं, सिग्नल में आपने ये पढ़ा होगा। अगर मान लेते हैं कि एमटी है हमारे पास सिग्नल dt, तो ऐसे क्या करते हैं, आप उसका पावर निकालते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने डिस्कशन को हम आगे की ओर ले जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कुल मिला के अपने मैसेज के बारे में, कि जिस सिग्नल को हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं। तो ट्रांसमिट करने के लिए जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, मॉड्यूलेशन। जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और इसको हम कैसे करते हैं। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है कि बेस बैंड सिग्नल हमारे पास है। अब आपको समझ में आना चाहिए बेस बैंड का मतलब क्या होता है।
ठीक है, ये आपके टिप पे होना चाहिए। बेस बैंड का मतलब होता है ऐसा सिग्नल जो कि लोअर फ्रीक्वेंसीज पे है, उसके बाद वो नहीं है। इसको अगर आप कन्वर्ट कर देंगे बैंड पास सिग्नल में, अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया बैंड पास। तो बैंड पास, जैसे बेस बैंड सिग्नल किस पे डिफाइंड होता है, लोअर फ्रीक्वेंसीज पे, उसी तरीके से जो बैंड पास फ्रीक्वेंसीज होता है वो डिफाइंड होता है हायर फ्रीक्वेंसीज पे, मतलब कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये कहाँ पे डिफाइंड है, हायर फ्रीक्वेंसीज पे। इसका जो लोअर जो सबसे लोएस्ट जो इसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो 0 से बहुत आगे, ठीक है। और बैंड पास में क्या होता है कि वो 0 के अराउंड ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेस बैंड सिग्नल और ये हो गया बैंड पास सिग्नल। तो जब बेस बैंड सिग्नल को बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन का बहुत बार क्या होता है कि आपके दिमाग में एक बात बैठ जाता है कि हम एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो मॉड्यूलेशन का अगर कोई भी डिफिनीशन आपके दिमाग में है तो उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। मॉड्यूलेशन का मतलब सिर्फ एक चीज़ होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी से आप कहाँ इसको भेज रहे हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज पे। लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अगर आप कन्वर्ट कर देंगे हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, या फिर उसको हम अगर टेक्निकली बोलना चाहें तो बेस बैंड सिग्नल को अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं बैंड पास सिग्नल में, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि मॉड्यूलेशन, इसको करने का क्या ज़रूरत है, इसके नीड क्या है। तो सबसे पहला चीज़, ये तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारे पास मैसेज है वो कैसा सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल है, यानी कि वो लोअर फ्रीक्वेंसीज पे ही क्या है, वो उसका एग्जिस्टेंस लोअर फ्रीक्वेंसीज है, यानी लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए ही वो डिफाइंड है। और अपने पास जो चैनल होता है, चैनल होता है वो क्या होता है, पास बैंड होता है, यानी कि वो हायर फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है। इसको ऐसे समझे कि अपने पास जो मैसेज है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, अब ऐसा है। और जो चैनल होता है अगर उसका अगर हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करें तो वो कुछ ऐसा होगा, और ये सिमेट्रिक होगा, आपको पता है फूरियर ट्रांसफॉर्म में। मान लेते हैं ये कुछ फ्रीक्वेंसी है सी। अब बताइए कि ये यहाँ पे है और ये कहाँ से कहाँ को अलाउ कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये एक फ़िल्टर की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये सब फिल्टर क्या है आपको अगर नहीं पता है तो इसके बारे में नहीं सोचना है, बस आपको ये देखना है कि ये जो फिल्टर है, मान लेते हैं ये हमारे पास कुछ FC प्लस F1 है, FC माइनस F1 है, ठीक है। तो ये जो चैनल है वो क्या करेगा, वो जो उसका जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो FC माइनस F1 को अलाउ करेगा, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो FC प्लस F1 को अलाउ करेगा। अगर इसके बाहर आप कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर चैनल में डालेंगे तो चैनल उसको लेके जाएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब समस्या ये हो गया कि हमारे पास जो मैसेज है वो तो कौन सा मैसेज है, वो बेस बैंड मैसेज है, मतलब वो कहीं यहाँ पे होगा। जो हमारे पास मैसेज है वो कहीं यहाँ पे होगा, और ये सिर्फ यहाँ से यहाँ को अलाउ कर रहा है। तो ये तो हमारे क्या हो रहा है, जो हमारा सिग्नल है उसको पास ही नहीं होने देगा चैनल, तो इसीलिए हम अपने मैसेज को क्या कर पाएंगे, नहीं ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपने, तो एक रास्ता क्या है कि इसको आप आगे शिफ्ट कर लीजिए कुछ ऐसा। अगर हम इस यहाँ पे शिफ्ट कर ले, यानी इस फ्रीक्वेंसी से हम इस फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर ले, तो अब क्या होगा, अब चैनल इसको अलाउ कर देगा और हमारा ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो सबसे पहला जो मॉड्यूलेशन का पर्पज़ है वो क्या है, सबसे पहला पर्पज़ क्या है, टू मैच द बैंडविड्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चैनल, ठीक है।
चैनल के साथ बैंडविड्थ कैरेक्टरिस्टिक मैच कराने के लिए। और क्यों ये ज़रूरी है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो लोअर फ्रीक्वेंसीज़ पे है और जो चैनल है वो हायर फ्रीक्वेंसीज़ को अलाउ करता है, तो इसीलिए वो हमारे मैसेज को अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए हम अपने मैसेज को क्या करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे ले जाते हैं। ठीक है, तो अब चैनल क्या होगा, अलाउ कर देगा। एक तो प्रॉब्लम ये, लेकिन सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरा प्रॉब्लम है, उसको समझते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो हमारा एंटीना हाइट से रिलेटेड है। तो दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास वो क्या है, एंटीना हाइट से रिलेटेड है। अगर मोटा मोटी बात करें कि जो हमारे पास एंटीना आपने देखा होगा उसका जो हाइट होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए λ/4 से। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है सिग्नल का। ठीक है, इससे वो क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑडियो सिग्नल का। हमारे पास ऑडियो सिग्नल, ठीक है, जो आप गाना वगैरह सुनते हैं, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो मोटा मोटी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इन यहाँ से यहाँ के बीच वो कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं इस बीच में से हम कोई भी एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उठा लेते हैं 100 हर्ट्ज। ठीक है, ये भी क्या होगा, ऑडियो सिग्नल होगा। तो हम एक ऑडियो सिग्नल भेजना चाह रहे हैं जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 100 हर्ट्ज। तो अब क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, C/F। C होता है 3 × 10⁸/100। ये कितना आ जाएगा, 3 × 10⁶। ठीक है, अब जो एंटीना का हाइट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होना चाहिए 3 × 10⁶/4, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं, 0.75 × 10⁶ मीटर, क्योंकि सब कुछ हमने किस में लिया था, SI यूनिट में ही लिया था। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो 750 किलोमीटर। अब बताइए कि एंटीना का जो हाइट होगा वो कितना होना चाहिए, 750 किलोमीटर ऊंचा एंटीना होना चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। और अगर करेंगे भी तो वो इतना कॉस्टली हो जाएगा कि वैसे भी किसी काम का नहीं। तो इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इससे निजात पाने के लिए क्या हमारे पास ऑप्शन है। आपको देखिए, जो हाइट ऑफ एंटीना है वो किससे रिलेटेड है, लैम्डा से, और लैम्डा किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से। तो अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा, तो हाइट ऑफ एंटीना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के हायर फ्रीक्वेंसी पे ले जाते हैं, और इसको करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की ओर ले जाते हैं अपने सिग्नल को। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो दो रीज़न हम आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों ऐसे करते हैं। अब एक तीसरा जो रीजन है, जो हमारा एक तीसरा रीजन है, वो है टू इंक्रीज इम्यूनिटी फ्रॉम नॉइज। अब देखिए, ये जो पॉइंट है वो अभी आपको विजुअलाइज नहीं होगा, लेकिन ये तो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई भी सिग्नल भेजा जाता है तो उसमें नॉइज ज़रूर आ जाएगा, मतलब अनवांटेड मटेरियल्स बीच में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो उससे इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने के लिए भी हम सिग्नल को हायर फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करते हैं। अभी के लिए मेरे लिए मुश्किल है आपको ये समझाना कि क्यों ये कैसे होता है, लेकिन अब जब आप पढ़ेंगे कम्युनिकेशन को थोड़ा और, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए बस अब इतना जान लीजिए कि नॉइज से भी एक कवच, एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड करने के लिए भी सिग्नल को हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं हायर फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ से आप एक पॉइंट नोट ले सकते हैं कि जो सिग्नल हायर फ्रीक्वेंसीज पे होगा उस पर नॉइज का अटैक क्या होगा, कम होगा, और जो सिग्नल लोअर फ्रीक्वेंसीज पे होगा उस पर नॉइज का अटैक क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इतना बस अभी के लिए समझिए। और एक और पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा मल्टीप्लेक्सिंग। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। आपको ये पता है कि जो बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है, स्पेस को कवर करता है, स्पेस को कवर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए,
अब हम क्या करते हैं कि किसी सिग्नल को यानी किसी भी हम मैसेज को भेजना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये हमारे पास वायर है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कुछ बोला, या इससे अच्छा होगा कि एक हम रियल लाइफ कम्युनिकेशन का एग्जांपल ले ले तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक यहाँ पे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है और दूसरा मोबाइल फ़ोन यहाँ पे। आप यहाँ से कुछ बोलेंगे तो वो मैसेज यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब मान लीजिए आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, आपके घर में 5 मेंबर्स है और फ़ोन है एक ही, और सबको बात करना है एक ही साथ, तो क्या आप बात कर पाएंगे? आप बिल्कुल बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप बोल रहे होंगे और उस टाइम अगर कोई और मेंबर बोलेगा तो फिर यहाँ जो रिसीवर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या बातें, मतलब किसको सुनना है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि ये जो ट्रांसमीटर है वो क्या करेगा, सारे बात को लेगा, पांचों, अगर 5 लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं आपके घर में, तो इन पांचों के मैसेज को वो ले लेगा, ठीक है। और अब क्या करेगा, सबके इंडिविजुअल मैसेज को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर देगा। मतलब यहाँ देखिए टाइम डोमेन देखें तो पांचों क्या है, ये वॉइस मैसेज ही भेजेंगे, तो वॉइस मैसेज का फ्रीक्वेंसी सबका ऑलमोस्ट एक ही होगा, तो सब एक पे ही होंगे, लगभग थोड़ा इधर उधर होगा, सब एक पे ही होंगे। अब ये क्या करेगा कि एक मैसेज को एक अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर देगा यहाँ, दूसरे मैसेज को यहाँ ट्रांसलेट कर देगा, तीसरे को फिर कहीं और आगे कर देगा, यानी कि इसको एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ और एक को यहाँ, पांचों के मैसेज को पांचों की जगह भेज देगा। अब रिसीवर के पास, जो रिसीवर होगा उसको अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया होगा कि मान लीजिए ये F1 फ्रीक्वेंसी के पास है, ये F2 के पास है, ये F3 के पास है, ये F4 के पास है, ये F5 के पास है। तो यहाँ भी इंफॉर्मेशन होगा कि F1 वाले को का मैसेज, मान लीजिए इधर से भी 5 लोग हैं जो 1 to 1 बात कर रहे हैं, सबसे, सब लोग अपने अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, 5 लोग। तो ये क्या करेगा, इसके पास जो होगा वो F1 का मैसेज जाएगा, इसके पास F2 वाला मैसेज, इसके पास F3 वाला मैसेज, इसके पास F4 वाला मैसेज, इसके पास F5 वाला मैसेज। अब यहाँ पे देखिए एक ही फ़ोन से हमारा क्या हो गया, पर्पस सॉल्व हो गया, 5 लोग बात कर पा रहे। और अगर आप गौर से देखें ये कैसे हो पाया संभव, ये संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि इसको हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसलेट कर दिया, यानी लोअर फ्रीक्वेंसी से इसको हमने हायर फ्रीक्वेंसीज पे ट्रांसलेट कर दिया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसीज टू हायर फ्रीक्वेंसीज, इसी को तो मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो इसीलिए मॉड्यूलेशन भी क्या हो गया, आपको ये दिख रहा होगा कि मॉड्यूलेशन का एक और यूज होता है मल्टीप्लेक्सिंग। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा होता है कि एक ही चैनल का यूज करके, एक ही रास्ता का यूज करके हम बहुत सारा मैसेज सिग्नल को भेज सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा हार्डवेयर बच जाएगा, हमें ज़्यादा वायर बिछाने की ज़रूरत नहीं होगा, एक ही वायर के थ्रू हम सारे मैसेज सिग्नल को भेज सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मोटा मोटी आपको ये समझ में आया कि एम्पलीट्यूड का ज़रूरत क्या है, ठीक है। और सॉरी एम्पलीट्यूड नहीं, मॉड्यूलेशन का ज़रूरत क्या है। अब हम देखते हैं कि मॉड्यूलेशन होता कैसे। अब हम देखते हैं हाउ मॉड्यूलेशन इज डन, कैसे होता है मॉड्यूलेशन। अभी तो हमने समझ लिया कि मॉड्यूलेशन क्या है और फिर मॉड्यूलेशन को करने का फ़ायदा है। अब हम ये समझते हैं कि मॉड्यूलेशन करते कैसे। तो देखिए फिर से हम वही ट्रक वाला एग्जांपल लेते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मॉड्यूलेशन होता है वो होता है बाय पुटिंग
एम टी क्या है हमारा, मैसेज सिग्नल ऑन ए कैरियर सिग्नल, ऑन ए कैरियर सिग्नल, जिसको हम CT से डिनोट करते हैं। तो जब मैसेज सिग्नल को किसी कैरियर सिग्नल के ऊपर लाद देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन हो जाएगा। इसको हम समझेंगे ये सब कैसे होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है, फिर इसको हम उसी ट्रक से समझते हैं और इस मैसेज को हमें यहाँ भेजना है, यही तो करना होता है कम्युनिकेशन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमने ट्रक हायर कर लिया और इसी ट्रक को हम क्या बोलेंगे, CT। ये कैरियर हो गया, इसीलिए इसको कैरियर भी बोलते हैं। कैरियर मतलब ढोने वाला, ठीक है। ये कैरियर क्या करेगा, मैसेज सिग्नल को ले जाएगा इस जगह से दूसरे जगह, ठीक है। लेकिन अब इस मैसेज सिग्नल को हम अलग अलग जगह रख सकते हैं ट्रक में। ये आगे जो होता है वो केबिन होता है ड्राइवर का, पीछे होता है, यहाँ पे हम सामान को रखते हैं और नीचे उसका इंजन वगैरह होता है। तो हम मैसेज को इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उस मैसेज को हम केबिन के भीतर भी रख सकते हैं। अगर कुछ हमें तस्करी करना है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसको हम इंजन के भीतर कहीं छिपा सकते हैं। यानी कि हम इस मैसेज को ट्रक के भीतर कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये ट्रक क्या करेगा, उस सामान को लेकर यहाँ चला जाएगा। अब इसको यहाँ पे समझिए कि मैसेज सिग्नल है और इसको हम कहाँ पे रखते हैं, कैरियर सिग्नल पे रखते हैं। तो कैरियर सिग्नल के हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, हमारा मॉड्यूलेशन हो जाएगा। अब देखिए कैरियर सिग्नल जो होता है हमारे पास वो कौन होता है, वो होता है AC cos ओमेगा CT प्लस फाई। ये होता है हमेशा कैरियर, यही होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनसॉइडल सिग्नल। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको ये होता है कि यार ये तो कॉस है, साइन तो एक अलग फंक्शन होता है, ऐसा तो साइन भी हो सकता है, फिर इसको भी साइनसॉइडल बोलते हैं, इसको भी साइनसॉइडल बोल देते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए असल में ये जो कॉस और साइन ये दोनों कोई अलग अलग सिग्नल नहीं है, एक ही सिग्नल है, सिर्फ इन दोनों में फेज का अंतर है। यानी कि अगर आपके पास A साइन ओमेगा t है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं A cos ओमेगा t माइनस 90 डिग्री। अब देखिए ये साइन इस फॉर्म में लिखा गया कि नहीं, और यहाँ पे फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, -90। तो साइन को आप कॉस में, कॉस को साइन में कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके बारे में टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ये दोनों सेम सिग्नल है, सिर्फ फेज का डिफरेंस है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है। और इसीलिए इसको हम ऐसा नहीं कि कॉस को साइनसॉइडल सिग्नल बोले, सबको हम क्या बोलते हैं, साइनसॉइडल सिग्नल बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सब क्या है, एक ही सिग्नल है, सिर्फ और सिर्फ फेज का डिफरेंस है। तो आई होप अगर आपके अंदर अगर डाउट रहा हो, अगर ये कन्फ्यूजन रहा हो कि साइन और कॉस फिर साइनसॉइडल ही क्यों बोलते हैं, को साइनसॉइडल क्यों नहीं बोलते, तो आपको ये अब डाउट ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो भी कैरियर होता है हमारे पास पूरे कम्युनिकेशन में वो बस ये होता है, और आपको पेन लेने का ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा दिमाग लगाने का भी ज़रूरत नहीं है कि क्या हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ यही सिग्नल होता है, साइनसॉइडल सिग्नल, जिसका क्या होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है और एक फेज होता है। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि जो CT है कैरियर, वो क्या है, ट्रक है, और ट्रक के किसी भी हिस्से में हम मैसेज सिग्नल को रख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके पास क्या होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है, एक हमारे आपका फ्रीक्वेंसी होता है, और एक होता है आपके पास फेज होता है। तो अगर हम मैसेज को एम्पलीट्यूड में रखते हैं, अगर हम मैसेज को कैरियर के एम्पलीट्यूड में रख दें तो इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर फ्रीक्वेंसी में हम मैसेज को रखते तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी
मॉड्यूलेशन। और अगर मैसेज को हम फेज के भीतर रख दे तो इसी को हम बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, अगर मैसेज को हमने एम्पलीट्यूड के भीतर रखा तो इसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी के भीतर रखा तो इसको फेज, और अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और फेज के भीतर रखा तो फेज मॉड्यूलेशन। अब जो ये है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, इसका लेना देना किसके साथ है? कैरियर के साथ है। ठीक है, इसका मैसेज के साथ लेना देना नहीं है। ये एम्पलीट्यूड मैसेज का एम्पलीट्यूड नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी मैसेज का फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फेज मैसेज का फेज नहीं है। ये किसका फेज है? कैरियर का। ये एम्पलीट्यूड किसका है? कैरियर का। ये फ्रीक्वेंसी किसका है? कैरियर का। लेकिन तीनों केस में क्या हो रहा है? मॉड्यूलेशन ही हो रहा है। तो तीनों केस में मैसेज का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ही शिफ्टिंग होगा। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है आपके अंदर कि क्या सिर्फ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ही फ्रीक्वेंसी का शिफ्टिंग होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या एम्पलीट्यूड का शिफ्टिंग होगा, फेज मॉड्यूलेशन में क्या फेज का शिफ्टिंग होगा। तो इस तरीके का मिसकॉन्सेप्शन आप दिमाग में बना लेते हैं और इसीलिए कम्युनिकेशन आपके लिए क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मॉड्यूलेशन। अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे कि मॉड्यूलेशन को कैसे करते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलेशन को हम कैसे करते हैं। कैरियर के ऊपर रख देते हैं तो क्या होता है? मॉड्यूलेशन होता है। अब हम कैरियर के ऊपर हम कैसे रख सकते हैं? तीन अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। या तो उसके एम्पलीट्यूड में रख दीजिए, या फ्रीक्वेंसी में रख दीजिए, या फेज में। तो तीनों केस में क्या होगा? मॉड्यूलेशन ही होगा। यानी तीनों केस में जो ये मैसेज सिग्नल है उसके फ्रीक्वेंसी में ही शिफ्टिंग होगा। ठीक है, वो बेस बैंड सिग्नल था पहले, अब क्या हो जाएगा? बैंड पास सिग्नल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो लोअर फ्रीक्वेंसीज पे था, अब वो क्या हो जाएगा? हायर फ्रीक्वेंसीज पे शिफ्ट हो जाएगा तीनों केसेस में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं कि कैसे हम सिग्नल को रखते हैं एम्पलीट्यूड में, फ्रीक्वेंसी में, फेज में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे एमटी से, मतलब AC विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MT। अगर ऐसा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करेगा मैसेज के साथ तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और अगर फेज आपका वेरी करेगा किसके साथ? मैसेज के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फेज मॉड्यूलेशन। तीनों में आपको दिख रहा होगा कि जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है? लीनियर वेरिएशन। ऐसा आपको नहीं दिख रहा होगा कि AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m² t या log t या m³ t। हमेशा लीनियरली वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। ठीक है, कौन वेरी करता है? एम्पलीट्यूड किसका? कैरियर का। ठीक है, यहाँ पे कैरियर का क्या वेरी करता है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या वेरी करता है? फेज करता है। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इन मॉड्यूलेशन मैसेज सिग्नल चेंजेज एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर फेज ऑफ कैरियर सिग्नल। कौन चेंज कर रहा है? आपको दिख रहा है, मैसेज चेंज कर रहा है ना। जितना मैसेज का वैल्यू होगा उतना उसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड होता जाएगा। इस केस में मैसेज का वैल्यू जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी होता जाएगा। तो इसीलिए जो मैसेज सिग्नल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलेट कौन कर रहा है? मैसेज सिग्नल कर रहा है। ठीक है, किसको कर रहा है? कैरियर को कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैसेज सिग्नल को क्या बोला जाता है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? कैरियर सिग्नल बोला जाता है। ठीक है, और इन दोनों के बाद जो नया सिग्नल जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्योंकि अब क्या हो गया? मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मतलब ये मॉड्यूलेट हो चुका है। ठीक है, ये मॉड्यूलेट क्या हो चुका है? हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन आ रहा होगा। जैसे इसको आप यहाँ पे समझे कि हमारे पास क्या है? मैसेज सिग्नल है। मान लीजिए कुछ ऐसा है जो कि
छोटे बैंडविड्थ पे ही डिफाइंड है। अब क्या हो गया आफ्टर मॉड्यूलेशन, ये कुछ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसीज पे। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन हुआ वो किसका हो गया, मैसेज सिग्नल का हो गया, मैसेज सिग्नल का हो गया। लेकिन आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मैसेज सिग्नल है, यानी मैसेज मॉड्यूलेट कर रहा है। तो ये इस सेंस में कहा जाता है कि इनके वैल्यूज़ को, एम्पलीट्यूड को, फ्रीक्वेंसी को और फेज को कौन चेंज कर रहा है। तो ये चेंज करने का काम कौन कर रहा है, मैसेज सिग्नल। इसीलिए इनको कहा जाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। लेकिन एक्चुअल में मॉड्यूलेशन किसका हो रहा है, इसी का हो रहा है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है, कैरियर क्या होता है, फिर कैरियर का क्या क्या चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, आपसे अगर कोई पूछे, नहीं आपसे नहीं, कोई मेरे से पूछे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, और आप मेरे बगल में खड़े हैं और उस आदमी को मैंने मॉड्यूलेशन का डिफिनीशन दिया और आप बगल में सुन रहे हैं, तो आप कंफर्म करिए कि जो मैंने बताया वो सही बताया या नहीं। अब मेरे पास दो डिफिनीशन है मॉड्यूलेशन का। पहला डिफिनीशन है, मैं उसको बोलूँगा कि इन टाइम डोमेन, मैं उसको बोलूँगा कि इन टाइम डोमेन। मॉड्यूलेशन को क्या डिफाइन किया जाता है, मॉड्यूलेशन होता है कि द एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज्ड लीनियरली, ये इंपॉर्टेंट, लीनियरली by message signal. This process is called modulation. This process is called modulation. अब बताइए आप कि मैंने उसको सही बताया या नहीं। फिर मैं उसको बोलूँगा कि एंड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये तो हो गया कि मैंने टाइम में आपको डिफाइन किया। अब इन फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन ऑफ बेस बैंड मैसेज, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, बेस बैंड मैसेज टू बैंड पास मैसेज। और मैं इसी को बोल सकता हूँ फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसीज टू हायर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन का मतलब अगर टाइम डोमेन में देखें तो हम क्या करते हैं कि एक कैरियर सिग्नल है, उसके या तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज को हम लीनियरली वैरी करते हैं अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज को अगर हम वेरी करें मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो मैसेज सिग्नल क्या होगा, ऑटोमेटिक कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हायर फ्रीक्वेंसीज पे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का यही फंडा होता है कि आप सब चीज़ों को रिलेट करके देखिए। अगर आपका सिग्नल पे अगर अच्छा कमांड है तो कम्युनिकेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। कम्युनिकेशन टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको लोग एक टाइम में विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन क्या आपसे डिमांड करता है कि आप किसी भी एनालिसिस को या कोई भी प्रोसेस या कुछ भी चल रहा है उसको आप दो अलग अलग चश्मे से एक साथ देखें। एक उसको टाइम डोमेन में देखें और साथ ही साथ आप ये भी देखो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या चल रहा है, तो फिर पूरे कम्युनिकेशन में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पूरे कम्युनिकेशन में मैं कम्युनिकेशन को इसी तरीके से डील करूँगा, ठीक है। तो ये था बेसिक सा हमारा एनालिसिस। अब थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो अभी तो आपको ये पता चल गया कि जो हमारे पास एनालॉग मॉड्यूलेशन होगा, जो एनालॉग कम्युनिकेशन है, और उसमें जो सबसे पहला था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके बाद था हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और फिर हमारे पास था
फेज मॉड्यूलेशन। तीनों क्या था ये मैंने डिस्कस किया। अगर समझ में आया, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो इतना सफिशिएंट है, क्योंकि जब हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे तो फिर मैं और डिटेल में इनको डिस्कस करूँगा। अब जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसको भी हम कई तरीके से करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, हम कैरियर के एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, और ये कैसे होता है, लीनियर रिलेशन होता है। तो ये हम बहुत तरीके से कर सकते हैं और उन्हीं तरीकों के बेसिस पे इसको फर्दर डिफाइन किया जाता है DSBSC, मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ये क्या होता है, इसका नाम ऐसा क्यों है, ये आपको सब विजुअलाइज हो जाएगा। उसके बाद होता है, हो गया आपके पास कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, ये क्या होता है हम ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद SSB यानी साइड सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम करेंगे VSB वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या था आपको आई होप विजुअलाइज हो रहा होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है और फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है। अगले क्लास से हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इतने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके। पहला होगा हमारा DSBSC, उसके बाद कन्वेंशनल AM, फिर SSB और VSB। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में DSBSC के साथ, यानी कि पूरा हम एनालॉग कम्युनिकेशन और पूरे अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और वो भी क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच।